नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल ग्रांट सत्र 2022-23 जिसका भुगतान किस प्रकार से किया जाना है, क्योंकि इससे पूर्व विद्यालयों को मिलने वाली ग्रांट संबंधित एसडीएमसी यानी कि जो समसा का अकाउंट्स है उसके माध्यम से दी जाती थी और हम सीधे तौर पर या तो ऑफलाइन या फिर चेक के माध्यम से भुगतान करते थे, जिससे थोड़ा सा काम हमारा आसान था। लेकिन इस बार इसमें एसएनए के माध्यम से जो सिंगल नोडल अकाउंट की प्रक्रिया के माध्यम से संचालन पोर्टल से हमें सारा भुगतान करना है, वो भी यूपीएस पीएस को नहीं करके संबंधित पीईओ के द्वारा किया जाएगा। पीईओ के साथ साथ वो संबंधित डीडीओ होगा तभी वो कर पाएगा। अब दरअसल एसएनए पर बिल कैसे बनाने हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना लिए, वो तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। लेकिन अब हम इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एसएनए के भुगतान के दौरान आपको कार्यालय स्तर पर कौन कौन से कार्य करने आवश्यक है। इसी चीज़ को हम लेकर इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कार्यालय स्तर पर आपको कौन कौन से काम करवाए जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपको तैयार करने हैं, जिसके माध्यम से भुगतान आसानी से किया जा सके। ठीक है, सबसे पहला काम होता है सीबीओ का। सीबीओ क्या करता है, संबंधित पीईओ को यानी कि जितनी भी ग्रांट्स है अलग अलग कंपोनेंट की, उसे एक लिमिट जारी कर देता है। मान लीजिए सीबीओ कार्यालय के द्वारा है जो वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी और वो होगी समेकित, मतलब सभी पीईओ को अलग अलग लिमिट्स जारी करके एक आदेश जारी कर देंगे। और मान लीजिए एक पीईओ है जिसे सीबीओ कार्यालय की ओर से 3 लाख रुपए मिले हैं और वो जो 3 लाख रुपए हैं वो मिले हैं सभी विद्यालयों को मिलाकर एक पीईओ कार्यालय, इसके साथ साथ उसके अधीनस्थ विद्यालय जितने भी है, वो यूपीएस भी हो सकता है, पीएस भी हो सकता है और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी हो सकता है जो पीईओ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब उन 3 लाख रुपयों को जब पीईओ के मार्फत यानी कि जो डीडीओ के माध्यम से जो खर्च किए जाएंगे, उस दौरान आपको कौन कौन से कागजात तैयार करने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो अब इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम एज ए पीईओ के रूप में होगा, वो होगा एक वित्तीय स्वीकृति जारी करना। वित्तीय स्वीकृति, मान लीजिए आपके पीईओ क्षेत्र में 3 लाख रुपए दिए सीबीओ कार्यालय ने कि आपके अधीनस्थ विद्यालयों, इसके साथ साथ आपके कार्यालयों के द्वारा पैसे जो खर्च हो रहे हैं उसका भुगतान आपको करना है। ठीक है, अब पीईओ कार्यालय के माध्यम से एक वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी विद्यालयवार। विद्यालयवार से तात्पर्य है कि किस विद्यालय को कितनी लिमिट दी जाती है और वो दी जाएगी आपके नामांकन, और इसके साथ साथ कुछ मद ऐसे हैं जिसमें समानांतर चलेगी। जैसे स्पोर्ट्स ग्रांट है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 25,000 रुपये का है और यूपीएस को 9,000 रुपये का है, तो अलग अलग रूप में इसे आप देख सकते हैं। अब इस लिमिट में किसी विद्यालय को ज़्यादा और किसी को कम हो सकता है और वो डिपेंड करेगा उस विद्यालय के नामांकन पर। तो ये पहला काम पीईओ के द्वारा विद्यालयवार स्वीकृति जारी करना, जिसके माध्यम से संबंधित विद्यालय उतनी सीमा तक पैसे खर्च करने की स्वीकृति ले लेते हैं। ठीक है, ये काम पीईओ कार्यालय से होगा। अब इसके बाद में अगला काम होगा यूपीएस, पीएस या अधीनस्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो उस पीईओ क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, एक लिमिट्स जारी की गई है, उसके माध्यम से उन्हें खर्च करना है ग्रांट को। सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स अलग अलग कंपोनेंट के अनुसार जो प्रदान की गई है, उसी के अनुसार और उसी सीमा में खर्च करना है संबंधित विद्यालय को। अब जो पैसे खर्च करेगा विद्यालय वो संबंधित बिल वाउचर लाएगा। ठीक है ना, तो यूपीएस और पीएस विद्यालय जो बिल वाउचर के माध्यम से पैसे खर्च करेंगे, उसके जो बिल है वो संबंधित पीईओ कार्यालय में जमा करवा देंगे। मान लीजिए एक यूपीएस विद्यालय को 50,000 की लिमिट दे दी गई थी, उस लिमिट में अलग अलग कंपोनेंट में पैसे थे और उस 50,000 रुपये को खर्च करके एक यूपीएस या पीएस विद्यालय संबंधित पीईओ कार्यालय में बिल प्रस्तुत करता है और वो बिल जो वहां लगेंगे वो ओरिजिनल बिल लगेंगी। लेकिन इस बिल को प्रस्तुत करने से पूर्व पीएस और यूपीएस विद्यालय एक काम करेगा, वो काम करेगा आपके स्टॉक एंट्री रजिस्टर में उसकी एंट्री कर देगा। किसकी?
स्थाई या अस्थाई, आप सामग्री किस प्रकार की लाए हो, स्थाई लाए हो तो स्थाई स्टॉक रजिस्टर में, अस्थाई लाए हो तो अस्थाई स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज करना है। इसके साथ साथ बिल के ऊपर आपको इस लाइन को लिखना है कि संबंधित सामग्री स्टॉक रजिस्टर स्थाई या अस्थाई के क्रम संख्या पर दर्ज की गई, उसका क्रम मतलब पेज नंबर पर दर्ज की, उस पेज नंबर को वहां दर्शा दोगे और वो बिल ले जाकर आप सारी एंट्रीज करने के पश्चात ही संबंधित पीईओ कार्यालय में आपको जमा करना है। अब आपने पीईओ कार्यालय में वो जमा कर दिए और अगला काम होता है पीईओ कार्यालय का। पीईओ कार्यालय जो होगा वो दरअसल एक तो इससे पहले तो क्या किया गया कि एक तो वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। अब वो क्या करेगा, संबंधित बिलों को मिलाकर एक आदेश बनाएगा। वो आदेश किस प्रकार का होगा मैं आपको दिखाता हूं। अब एक आदेश निकालेगा और इस आदेश में ये भाषा होगी, इस ऊपर कार्यालय का नाम भुगतान स्वीकृति आदेश, मतलब जो बिल आपने प्रस्तुत किए हैं उन बिलों के अनुसार भुगतान स्वीकृत करने का आदेश निकालेगा। इसमें एक तो फर्म या प्राप्तकर्ता का नाम, या तो फर्म का नाम होगा या फिर संबंधित व्यक्ति का नाम होगा जिसने पेड बाय मी के माध्यम से आपको बिल दिए होंगे। उसके बाद में बिल वाउचर संख्या और दिनांक किस तिथि का है और उसके बिल या वाउचर के नंबर क्या है, कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। बिल वाउचर का पुनर्भरण किया जा रहा हो तो प्राप्तकर्ता का नाम, ठीक है। पुनर्भरण से तात्पर्य है जैसे कि बिजली का बिल है और बिजली का बिल एज HM आपने पूर्व में भर दिया हो तो ऐसी स्थिति में उस बिल का पुनर्भरण है वो आपको किया जाएगा, तो यहाँ पे है वो आप लिख लोगे। उसके बाद में विशेष विवरण में कुछ लिखना हो तो अब दरअसल अधीनस्थ संस्था का नाम यहाँ पे आ जाएगा कि किस संस्था के लिए आप ये जारी कर रहे हो। UPSPS विद्यालय का नाम आ जाएगा, अगर संबंधित विद्यालय स्वयं का कर रहा है तो इसमें है जो स्वयं का नाम लिख देगा। और ये आदेश आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के समय वहां पर साथ में अटैच करके अपलोड करना है। एक ये आदेश निकलेगा कि ये जो भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक आदेश निकालना एज ए पीईओ के रूप में। आपने भुगतान स्वीकृति का आदेश निकाल दिया। अब इसके साथ साथ कुछ कार्यालयों में FEC बनाई जाती है। FEC का फॉर्मेट आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार के FEC भी आप तैयार कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपके लिए आसानी रहे बिल वाउचर को एक साथ कंप्लीट करने में। आप इस FEC बिल का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप बिल नंबर लिख सकते हैं, जो बिल आपने SNA में जिस नंबर का बिल बनाया है और बिल बुक रजिस्टर में जिसकी एंट्री की है। यहाँ पे भुगतान स्वीकृति आदेश भी आ जाएगा, जिसकी भुगतान स्वीकृति आदेश मैं इससे पहले दिखाया था, उसके जो कार्यालय के क्रमांक होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ पे माह का नाम आएगा और उसके बाद में यहाँ पे जिस मद से कर रहे हैं उस मद का आप यहाँ उल्लेख कर दीजिए। और यहाँ पर दरअसल आप इसका उल्लेख करोगे कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक के अनुसार संबंधित फर्म को इसके भुगतान की आवश्यकता है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिख लोगे किस किस प्रकार के बिल है और बिल नंबर, फर्म का नाम, दिनांक और यहाँ पे राशि भर दोगे और लास्ट में टोटलिंग करके टोटल लिख के और यहाँ पे आप नीचे है वो संबंधित संस्था प्रदान की सील लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये सेकंड पेज है, यहाँ पर भी पैसे लिख देना, यहाँ पर एक सील लगा देना, यहाँ पर एक सील लगा देना, यहाँ आप शब्दों में पैसे लिख देना, 3 सीलें यहाँ पे लग जाएगी। और ये FEC भी आप PDF बनाकर साथ में अपलोड कर सकते हैं। हालांकि विद्यालय स्तर पर इस प्रकार की FEC अक्सर नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगी, ताकि बिलों को एक जगह कंपोजिट करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद में FEC जो आपने बनाई है उस FEC को आप अपलोड कर दीजिए, भुगतान स्वीकृति आदेश को वहाँ पे अपलोड कर दीजिए अगर अपलोड मांगता है तो। और अब है वो आपको वेंडर या बेनिफिशियरी के माध्यम से उसे भुगतान कर देना है। जैसा कि SNA की संपूर्ण प्रोसेस हमने वीडियो में बताई है, उसे देखकर आप आसानी से वेंडर बनाकर उसे कर सकते हैं। अब दरअसल जो बिल एज ए PO कार्यालय में अधीनस्थ विद्यालयों के द्वारा दी गई हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो PO कार्यालय में ही रखनी है और उसकी एक छाया प्रति संबंधित विद्यालय के कार्यालय में रखनी है जो जहां पर स्टॉक एंट्री हुई है। अब बात रहती है कि जब आप इस प्रकार से FEC बना रहे हैं या बिलों को जनरेट कर रहे हैं तो आपके पास 3 चीज़ें हैं वो होनी चाहिए।
अभी तक केस बुक संधारित को लेकर कोई स्पष्ट आदेश है नहीं। हालांकि केस बुक भी संधारित करनी होगी एसएनए की अलग से, और केस बुक है वो एक ही संधारित होगी, क्योंकि एसएनए के लिए अलग से एक जो केस बुक आएगी उसमें सिर्फ एसएनए अकाउंट से संबंधित ही सारा रिकॉर्ड रहेगा। तो कितनी राशि किसको फर्म को दी गई वो सारा का सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगी। एक आपको बिल रजिस्टर है वो संधारित करना है। एसएनए में आप बिल क्रमांक देते हैं। मान लीजिए 1 नंबर बिल है जिसका भुगतान किस फर्म को किया गया, किस वेंडर को किया गया, उसका उल्लेख हो जाएगा। इसके साथ साथ लेजर बुक भी आपको तैयार करनी, 2 चीज़ें तो आपको करनी ही है। इसके साथ साथ कैश बुक एज ए पीईओ कार्यालय आपको ये सारा रिकॉर्ड है वो इस प्रकार से संधारित करके और एसएनए की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ही बिल का भुगतान किया जाना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपकी हर संभव हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।